आज मैं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र में दो ध्रुवीयता के अंत के संदर्भों में बात करूंगा। दो ध्रुवीयता का अंत किन परिस्थितियों में हुआ और फिर एक ध्रुवीयता की शुरुआत कब से मानी जाती है और एक ध्रुवीयता का क्या परिणाम हुआ, एक ध्रुवीयता का क्या रिजल्ट निकला, एक ध्रुवीयता किस तरीके से विश्व के लिए हानिकारक है, एक ध्रुवीयता शक्ति संतुलन को बनाती है या बिगाड़ती है। विश्व का जो शक्ति संतुलन है, एक ध्रुवीयता के कारण उसका संतुलन ठीक रहता है या नहीं रहता, इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है इस लेक्चर में, इस व्याख्यान में मैं बताऊंगा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक ध्रुवीयता की शुरुआत होती है। जैसा कि कई बार ये बात बताई जा चुकी है कि 1945 से या 45 के बाद से लेकर 1991 तक दो ध्रुवीयता का युग या दो ध्रुवीयता का काल था, जो शीत युद्ध का काल था, जो शीत युद्ध का समय था। वह दो ध्रुवीयता का समय था 1991 में, जब दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, जो कि साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। साम्यवादी व्यवस्था का नेता सोवियत संघ था। जब 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियों, जैसा कि उनकी दो प्रमुख नीतियां ग्लास्तनोस्त और पेरोस्त्रोइका रही हैं, ये दोनों उदारवादी और खुलेपन की नीतियां थीं। इस नीतियों के माध्यम से उन्होंने रूस में सुधार करना चाहा था, लेकिन रूस का विघटन हो गया। सोवियत संघ का इन्हीं नीतियों और इन्हीं कार्यक्रमों के फल स्वरूप या परिणाम स्वरूप विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन में ये नीतियाँ काफ़ी सहायक हुई, काफ़ी मददगार हुई उसके विनाश में, उसके विघटन में। इसलिए आलोचक मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों को भी दो ध्रुवीयता के अंत में सहायक मानते हैं या सोवियत संघ के विघटन में मददगार मानते हैं, कि उनकी ये नीतियां सोवियत संघ के विघटन में सहायक हुई। सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो केवल और केवल पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के मंच पर एकमात्र शक्ति के रूप में रह गया। विश्व के पटल पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, अब विश्व की शक्ति उसके हाथ में आ गई। अभी तक देखिए, अब जब एक ध्रुवीयता की शुरुआत होती है या विश्व की शक्तियों का एक व्यक्ति या एक राष्ट्र के हाथ में जब केंद्रीकरण हो जाता है, तो शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है। अब वह राष्ट्र या वह नेता अपने आप को ये समझता है और अपने निरंकुश और अधिनायकवादी नीतियों का अनुपालन करता है, क्योंकि उसे यह विदित रहता है कि अब हमारे लिए चुनौती के रूप में कोई दूसरा नहीं है। हमारे लिए अब एक अच्छा सुअवसर है, क्योंकि विश्व के राष्ट्रों के लिए या विश्व के लोगों के लिए दूसरा विकल्प नहीं है। वे हमारा समर्थन करेंगे,
चाहे स्वेच्छा से करें, चाहे विकल्प ना होने की स्थिति की वजह से करें, हमारा ही समर्थन करेंगे। हम अच्छा कार्यक्रम करेंगे तब भी करेंगे, कोई खराब करेंगे, अहितकारी नीतियां या अन्यायी निरंकुश अधिनायकवादी नीतियों का हम समर्थन करेंगे, अधिनायकवादी नीतियों को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर भी विश्व के देश या विश्व के लोग हमारा समर्थन करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक ध्रुवीयता का सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ी कमी ये होती है कि लोगों के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। वे हर हाल में उसका समर्थन करने के लिए विवश होते हैं, और ऐसी स्थिति में जो नेता होता है, जो उस गुट का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र या व्यक्ति होता है, वह अपने अधिनायकवादी नीतियों को और अपने निरंकुश अन्यायी और अत्याचारी नीतियों को बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ाता है, क्योंकि विश्व के मंच पर अब उसका मुकाबला करने वाला कोई दूसरा राष्ट्र या दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विश्व जो है वह तमाम कठिनाइयों का सामना करता है, क्योंकि अब वह चाहे अच्छा करे या विश्व के को ध्यान में ना रखे, केवल अपने स्वार्थ, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वो नीतियों का निर्माण करता है। एक ध्रुवीयता में जो एक ध्रुव का नेता होता है या एक ध्रुव का जो राष्ट्र होता है, वह अपनी नीतियों का निर्माण केवल अपने हित को ध्यान में रखकर करता है। उसका सबसे मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्र के हित का संवर्धन करना होता है, अपने राष्ट्र को हर दृष्टिकोण से शक्तिशाली और मजबूत करने का प्रयास होता है। दूसरे राष्ट्रों या विश्व के अन्य राष्ट्रों के हितों को ध्यान नहीं देता है। दूसरे विश्व के पिछड़े हुए कमज़ोर राष्ट्रों के हितों की पूर्ण रूप से अवहेलना की जाती है। ऐसी स्थिति में एक ध्रुवीयता विश्व के लिए बहुत ही हानिकारक और दुखदाई होती है। यह स्थितियाँ जब जब भी आई हैं, विश्व को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। विश्व के देशों को या विश्व के लोगों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा है। तो 1991 से एक ध्रुवीयता की शुरुआत हुई है। फिर आगे चलकर कुछ दिनों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देने वाली शक्तियाँ एशिया महाद्वीप में चीन और भारत भी उभरे हैं। कुछ ऐसे क्षेत्रीय संगठन भी विश्व में बने हैं जो एक ध्रुवीयता को चुनौती देने की स्थिति प्राप्त की है, जिससे एक ध्रुवीयता का जो नकारात्मक पक्ष है, एक ध्रुवीयता का जो हानिकारक पक्ष है, उस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगा है। भारत, चीन और अन्य क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा अमेरिका पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाया गया और एक ध्रुवीयता की विस्तारवादी नीति को सीमित करने का प्रयास इन राष्ट्रों के या इन संगठनों के माध्यम से किया गया। फिर आगे हम इस पर अगला लेक्चर आगे पढ़ाएंगे।